रीबर्थ टू विन माई वॉर एपिसोड 7। असद ने उसके पास जाते हुए कहा, बेबी यह चांद को क्यों देख रही हो। आयत को असद आवाज सुन बिना पीछे मुड़े कहती है, क्योंकि यह मेरे हर पल का इकलौता गवाह है। तुम्हें पता है, सब इसकी खूबसूरती ना देख इसके अंदर उस धाग को देखते हैं। असद उसी के पास बैठ जाता है, ये देख आयत उससे थोड़ा दूर हो जाती है। असद ने कहा, बेबी जिस चीज में धाग हो वो चीज खूबसूरत कैसे हो सकती है। आयत ने सामने देखते हुए ही कहा, अक्सर लोग यही करते हैं, धाग पर फोकस ज्यादा करते हैं और पीछे उसकी खूबसूरती भूल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला हम इंसानों पर भी अपनाते हैं। जैसे कि तुम मुझसे नफरत करते हो, शायद मेरा भी कोई ऐसा पास्ट होगा जिस पर धाग हो। और तुम? इतना बोल आयत रुकते हुए कहती है, क्यों नफरत करते हो मुझसे, क्या किया है मैंने। असद ने से कहा, बेबी टाइम आने पर पता चल जाएगा। आयत यह सुन तिरछा हंस देती है और कहती है, जानती थी यही बोलोगे। बाय द वे इतनी जल्दी कैसे आ गए। असद ने कहा, तुम वहां से क्यों चली आए। आयत ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और शायद हक भी नहीं है। इतना बोल वह वहां से उठकर जाने लगती है कि असद ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेबी कहाँ जा रही हो। आयत ने कहा, बहुत रात हो गई है और मुझे नींद आ रही है। असद ने कहा, मैंने कहा तुम यहां से जा सकती हो। आयत ने असद की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, सब तुम्हारी मर्जी से करना पड़ेगा। असद ने आयत को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, राइट बेबी, तुम्हारी हर सांस पर मेरा हक है, तुम्हारे जिस्म यहां तक कि तुम्हारी रूह पर भी असद अहमद खान का हक है। आयत जो असद की बात सुन उसे देखने लगती है, फिर कुछ देर पहले जो वह देखकर आई थी उसे याद आते ही असद की पकड़ से खुद को दूर करने लगती है। असद मुस्कुराते हुए अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। बेबी कोई फायदा नहीं, तुम मेरी पकड़ से खुद को छुड़वा नहीं सकती। आयत ने थोड़ा गुस्से से कहा, छोड़ो मुझे मिस्टर खान, लेकिन असद तो स्माइल करते हुए उसकी कोशिश देख रहा था। आयत खुद छुड़वाने के लिए असद के होंठ पर काटने लगती है, लेकिन असद उफ तक भी नहीं करता, ना ही अपनी पकड़ आयत से ढीली करता है। आयत उसे काफी तेज काट रही थी, उसके दांतों के निशान हाथ पर छपने लगे थे। आयत ने हार मानते हुए कहा, चाहते क्या हो तुम मिस्टर खान। असद ने अपने हाथ पर पड़े लाल निशान को देख मुस्कुराते हुए कहा, बेबी बस या और काटने की इच्छा है। आयत अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है, उसकी आंखें लाल हो गई थी। आयत की आंख में आंसू थे। असद ने आयत का चेहरा अपनी तरफ करते हुए देखने लगता है। असद ने आयत के गालों पर आए आंसू को पोंछते हुए कहा, दर्द मुझे दे रही हो और आंसू तुम्हारी आंखों में है, ऐसे क्यों वाइफी। आयत ने असद को खुद से दूर करते हुए कहा, बहुत बुरे हो तुम मिस्टर खान, आई हेट यू। असद ने आयत के चेहरे को हाथों में लेते हैं बंट आए, लेकिन तभी उसने रुकते हुए कहा, आई हेट यू टू बेबी। आयत बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। असद उसे जाते हुए देख रहा था। असद जो काफी देर से बाहर बालकनी में ही खड़ा था, कुछ सोच रहा था। उसके मन में बहुत सी बातें चल रही थी, लेकिन चेहरा पर कोई भाव नहीं था। वही दूसरी और इलाही बैंड पर लेटे हुए असद के बारे में ही सोच रही थी। वो खुद से बात करते हुए कहती है, ये कैसी फीलिंग थी। जब भी वह पास आते हैं तो दिल जोरों से धड़कने लगता है। जब उनकी आंखों में देखती हूँ तो कहीं खो सी जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ। इलाही इसी उधेड़बुन में सो जाती है। असद जब अंदर जाता है तो देखता है आयत हो गई है। वो उसे ब्लैंकेट देते हुए खुद रूम से बाहर चला है। सुबह जब आयत उठती है तो देखती है कि असद रूम में नहीं है। वो बैंड पर देखती है तो दूसरी और कोई सिलवट नहीं थी। आयत ने कहा, मिस्टर खान रात से ही यहाँ नहीं है। आयत यही सोच रही थी, क्या असद इलाही के साथ था, पर अपने सिर को झटकते हुए वो उठकर वॉशरूम में चली है। वह आज बहुत ही अच्छे से रेडी हुई थी। उसने स्लीवलेस ब्लाउज और साड़ी पहनी हुई। उस दिन असद ने जैसे जैसे उसे बताया था, आयत उसी तरीके से साड़ी पहनी हुई थी। आयत ने लाइट पर्पल साड़ी, कानों में मेटल ज्वेलरी, मेकअप डार्क पिंक शेड लगाई हुई थी। वह बहुत ही प्यारी गॉर्जियस लग रही थी। आयत टाइम देखती है तो अभी सुबह के 7 ही बजे थे। आयत रेडी होकर नीचे किचन में चली जाती है। लेडी सवट काम कर रही थी। आयत ने उसे देख कहा, आप ब्रेकफास्ट बना रही है। उस सवट ने आयत को देखते हुए कहा, जी मैम, अभी शुरू करने वाली थी। आयत ने कहा, ओके, वैसे आपका नाम क्या है। उस सवट ने कहा, मारिया मैम। आयत ने कहा, ओके मारिया जी, आज का सारा ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। आप मुझे बता दे सब कहाँ रखा है। मारिया ने हिचकिचाते हुए कहा, मैम आप ऐसा मत करिए, यहाँ पर आज तक कोई भी खाना नहीं बनाता, सारा काम हम करते हैं और को खाना कुक बनाते हैं।
आयत ने मुस्कुराते हुए कहा, मारिया जी, डोंट वरी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। पे आ की मात्रा, अगर आपने अभी मुझे खाना नहीं बनाने दिया तो मैं जरूर कुछ कहूंगी। इतना बताया हंसने लगती है। मारिया भी उसकी हंसी देख स्माइल करने लगती है। मारिया ने कहा, ओके मैम, मैं आपको सब बता देती हूँ। इतना बोल मारिया ने सारा सामान कहाँ रखा सब समझा दिया और साथ ही सबकी पसंद नापसंद भी बता दी थी। आयत उसी अकॉर्डिंग खाना बनाना शुरू कर देती है। पूरे किचन में खाने की बहुत अच्छी महक आ रही थी। आयत खाना बनाना बहुत अच्छे से जानती थी। मारिया ने कहा, वाह मैम, खाना की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इतने में मारिया को शोभा जी चिल्लाते हुए आवाज दे रही थी। ये सुन आयत ने कहा, मारिया जी आप जाए, बाकी का मैं खुद बना लूंगी। मारिया हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से चली जाती है। इतने में इमरान ने अंदर आते हुए कहा, मारिया बांस का ब्रेकफास्ट पहले रेडी कर दो, वह आते ही होंगे। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने जाती है उसने हिचकिचाते हुए कहा, सॉरी मैम, मैंने आपको देखा नहीं था। आयत ने एक स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं भाईजान, वैसे सभी का नाश्ता ऑलमोस्ट रेडी है। इमरान ने कहा, लेकिन मैम आप क्यों खाना बना रही है, मारिया कहाँ है? आयत ने कहा, भाईजान आज मेरा मन था तो मैंने बना दिया। वैसे आप कुछ खाएंगे? इमरान ना में सिर हिला देता है। आयत भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करती। इमरान देख रहा था आयत सब कुछ अकेले ही कर रही है। इमरान थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैम क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? आयत ने इमरान को देखते हुए कहा, एक शर्त पर, पहले तो आप मुझे आप कहना बंद करें, फिर आप जो करना चाहे कर सकते हैं। इमरान हाँ में सिर हिलाते हुए आयत की हेल्प करने लगता है। आयत ने कहा, वैसे भाईजान आपको खाना बनाना भी आता भी है या नहीं? इमरान ने कहा, जी मैम। ये सुन आयत उसे घूरने लगती है। इमरान ने अपने शब्दों को बदलते हुए कहा, आयत नो मैम। आयत ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। इतना कह दोनों मुस्कुराते हुए खाना बना रहे थे। असद जॉगिंग करके घर आया था। असद ने सामने से आ रही मारिया से कहा, मेरा जूस लेकर आओ अदस। इतना बोल ऊपर जाने लगता है पर उसे खाने की अच्छी महक आ रही थी। उसने रुकते हुए कहा, रुको मारिया, अगर तुम यहाँ हो तो अंदर कौन है? मारिया ने सिर झुकाकर कहा, सर सारी, मैंने मैम को बोला। असद ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने पूछा कौन है, जस्टिफिकेशन नहीं मांगी। मारिया ने कहा, सर आयत मैम। ये सुन असद ने कहा, ठीक है तुम जाओ, जूस में खुद ले लूंगा। मारिया ये सुन हैरान थी क्योंकि वह जानती थी कि असद आज तक किचन में गया ही नहीं था। लेकिन वह की बात मानते हुए वहां से चली जाती है। असद बड़े कदमों के साथ किचन की तरफ बढ़ जाता है। वही आयत ने इमरान की हेल्प से खाना रेडी कर दिया। आयत ने कहा, भाईजान खाना तो बन गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए, हाँ आयत, लगता है तुम्हें सब आता है। आयत ने कहा, शुक्र है अल्लाह मियाँ का, आपका मुस्कुराना तो आता है, वरना मुझे लगा था आप भी मिस्टर खान की तरह सीरियस है। इमरान उसकी बात पर हंस देता है। वो आयत से बात करने में काफी कंफर्टेबल था क्योंकि वह आयत के मिलनसार नेचर को जानता है। वो पहले ही उसे अपनी बहन जन्नत की तरह मानता था। इमरान ने कहा, अब बातें हो गई है तो इसे चेक करें। आयत ने कहा, जी भाईजान। असद उन्हें काफी देर से देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। आयत स्पून से चेक करने के लिए हाथ आगे ही बढ़ाती है कि असद आयत का हाथ पकड़ अपने मुंह में डाल लेता है। आयत तो खुद खाने वाली थी, लेकिन असद को लगा वो इमरान को खिलाने वाली है। आयत हैरानी से असद को देखते हुए कहा, मिस्टर खान क्या कर रहे हैं, ये बहुत गर्म है। लेकिन असद तब तक कच चुका था। इमरान असद को देख पीछे हट जाता है। असद ने तेज नजरों से इमरान की तरफ देखते हुए कहा, बेबी तुम्हारी हर चीज पर पहला हक मेरा है, सिर्फ मेरा। इमरान असद की बात का मतलब अच्छे से समझ गया है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। आयत उसे रोकती उससे पहले ही असद ने नाटक करते हुए कहा, इतना गर्म कौन खिलाता है बेबी? आयत ने पानी देते हुए कहा, इसे पी लीजिए, बेटर लगेगा। असद पानी पीते हुए आयत को ऊपर से नीचे देख रहा था। असद ने कहा, साड़ी किसने पहनाई? आयत यह सुन आंखें छोटी करते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर खान, मैंने खुद पहनी है, कोई क्यों पहनाएगा? असद ने आयत की कमर हाथ डालते हुए कहा, बेबी वेट कर लेती, मैं पहना देता है। आयत ने आंखें छोटी करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, और छोड़ो मुझे, जब देखो चिपकते रहते हो, दूर रहकर नहीं बात कर सकते हैं ना? असद बिना कुछ बोले आयत की गाल पर किस करते हुए कहता है, जूस मिलेगा वाइफी? आयत बड़ी आंखें कर असद को देख रही थी। असद ने उसके माथे पर टेप करते हुए कहा, मैंने कुछ बोला है? आयत हड़बड़ाते हुए हाँ में सिर हिला देती है।
आयत गिलास में जूस डाल रही थी कि असद ने उससे से गले लगा लेता है। उसके हाथ आयत के कमरे से होते हुए पेट पर चलने लगते हैं। असद ने बड़ी मदहोश भरी आवाज में कहा, बेबी जल्दी दो ना। आयत ने कहा, ये सब करना बंद करो मिस्टर खान। लेकिन असद उसके बालों को आगे कर बैक पर किस करने लगता है। आयत ने असद को पीछे कर खुद वहां से जाने लगती है कि असद उसे पकड़ दीवार से लगा लेता है। आयत का चेहरा दीवार से लग गया था। असद पीछे से आयत के ब्लाउज की डोरी खोल देता है और किस करने लगता है। आयत की आंखें बंद हो जाती है। असद आयत को अपनी तरफ घुमा लेता है और आयत के होठों पर उंगली चलाते हुए कहा, बेबी यू आर सो टेस्टी। इतना कह वो आयत के पल्लू को नीचे गिरा देता है। आयत ने असद की हरकत देख कहा, कोई आ जाए। आउश। मिस्टर खान मत बाइट करिए। असद नीचे बैठते हुए आयत के पेट पर किस कर रहा था। आयत जिसके हाथ असद के बालों में चल रहे थे। आयत की सांसें तेज चल रही थी। असद उठ आयत के होठों पर पैशनेट किस कर रहा था। आयत खुद को पूरी तरह असद को सौंप देती है। आयत को जैसे सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होती है। असद थोड़ा रुक उसे दोबारा किस करने लगता है। आयत अपनी बाहें असद के गले में डाल लेती है। आयत कुछ भी कर ले लेकिन वह खुद को असद के करीब जाने से नहीं रोक पाती थी। हमेशा असद उस पर भारी पड़ता था। असद आयत को पल्लू देते हुए गोद में उठा लेता है और लिफ्ट से सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो दरवाजे को पैर से बंद कर आयत के होठों पर लगातार किस कर रहा था। वो आयत को बेड पर लिटाते हुए खुद की शर्ट उतार आयत के ऊपर आ जाता है। वह आयत को बड़े डेस्परेटली किस कर रहा था जैसे उसने कभी उसे किस किया ना हो। आयत असद को पीछे कर उठ जाती है और तेज सांस लेते हुए बैंड है उठ जाती है और एक मुस्कान के साथ पूल के पास चली जाती है। असद एक स्माइल के साथ आयत के पीछे भाग जाता है। वह उसे कमर से पकड़ते हुए उठा लेता है। आयत के पैर हवा में थे। असद ने आयत के कान पर बाइट करते हुए कहा, आज तुम्हें पूरा खा जाऊंगा स्वीट हार्ट। इतना बोल असद आयत को पूल में फेंक देता है और खुद भी पूल में आ जाता है। आयत ने असद की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे कौन करता है मिस्टर खान। आयत जो पूरी तरह भीग चुकी थी, उसके होठों भी गुलाबी रंग रहे थे। असद उसे कमर से पकड़ लेता है। पूल में भी रोमांस करने क्या है। आयत भी उसका साथ दे रही थी। एक एक कर असद आयत के सारे कपड़े पूल के बाहर फेंक देता। इस वक्त दोनों ही नूर थे। दोनों के जिस्मों में एक भी कपड़ा नहीं था। दोनों अपनी दुनिया में घूम थे। असदा के साथ आयत के हाथ पूरे शरीर पर चल रहे थे। असद के हॉन्थ जैसे आयत के चेस्ट पर जाते हैं जिससे आयत के रोकते खड़े हो जाते हैं। आयत असद की तरफ की घूम जाती है। आयत ने असद का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूं या बस एक फिजिकल नीड हूं। असद ने आयत के हाथों को चूमते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है बेबी। आयत ने चिढ़ते हुए कहा, तुम कभी सीधा जवाब नहीं दे सकते। असद आयत को अपनी ओर खींचते हुए कहता है, मैं हूं ही टेढ़ा तो जवाब सीधा कैसे हो सकता है बेबी। आयत ने भी असद की आंखों में देखते हुए कहा, पर मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। असद ने स्माइल करते हुए कहा, जवाब चाहिए बेबी। आयत हाँ में सिर हिला देती है, हाँ जरूरी हो। ये सुन आयत को गुस्सा आ जाता है क्योंकि कल खुद असद ने दादी से कहा था कि इलाही जरूरी है। आयत ने गुस्से से कहा, झूठ, तुमने खुद दादी अम्मी से बोला था इलाही जरूरी है। असद ने हंसते हुए कहा, बेबी वेरी बेंड छुप कर हमारी बातें सुन रही थी। आयत ये सुन चुप हो जाती है। जल्दबाजी में वह सब बोल गई थी। आयत नजरें चुरा रही थी। असद ने उसके चीन को ऊपर करते हुए कहा, अपने लिए मेरे दिल में प्यार चाहती हो। आयत बस असद को देख रही थी। बेबी मेरी मोहब्बत जला देगी, तुम्हें जलना चाहती हो। आयत ने नजरें झुकाते हुए कहा, मोहब्बत होती जलने के लिए है। असद उसका जवाब सुन सीने से लगाते हुए कहता है, आई लव यू माई प्रिंसेस। आयत ये सुन हैरान थी। उसे असद से ये सुनने की उम्मीद तो नहीं थी लेकिन दिल तो यही चाहता था। आयत भी असद को हक करते हुए कहती है, आई लव यू टू मिस्टर खान। असद आयत से अलग होते उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए कहता है, अब यह आंसू किस लिए। आयत कुछ नहीं बोलती, बस नामे सिर हिला देती है। असद ने कहा, तो बेबी मुझे मेरा काम करने दो। इतना बोल असद आयत के फॉरहेड, आंखों और होठों पर किस करता है। दोनों काफी देर से पूल में ही थे, इसलिए असद उसे बाथरोब पहना देना और खुद भी बाथरोब पहना लेता है। दोनों कुछ ही देर में रेडी होकर नीचे आ गए थे। नीचे सभी एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दादी दोनों को साथ में देखकर मुस्कुरा देती है। वही शोभा जी ने कहा, मारिया आज का खाना बहुत अच्छा बना है। मारिया ने ब्रेकफास्ट सब करते हुए कहा, नो मैं यह मैंने नहीं बल्कि आज का सारा ब्रेकफास्ट आयत मैंने ही बनाया है। ये सुन शोभा वही खाना बंद कर देती है और बड़े एटीट्यूड से कहती है, ओ तभी इसमें मसाले ज्यादा है।
हैदर और दादी यह सुन मुंह बना लेते हैं क्योंकि वह शोभा की आयत को बहुत अच्छे से जानते थे। वहीं इससे उल्ट आज असद ने भी उनकी बातों को सीरियस ना लेते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। दादी जी ने कहा, आयत बच्चे, आज तुमने पहली बार इस घर में कुछ बनाया है तो हमारी बहुत के लिए तोहफा तो बनता है ना हैदर। हैदर ने हामी भरते हुए कहा, क्यों नहीं अम्मी, और इतना बोल वह एक पैकेट देते हुए कहते हैं, बेटा ये तो हम तुम दोनों को पहले ही देने वाले थे, लेकिन तब हम दे नहीं पाए थे, कुछ दिनों के लिए तुम दोनों गायब हो गए। ये तुम दोनों के लिए स्कॉटलैंड की टिकट, जाओ घूमो और हंसते हो। आयत असद को देखने लगती है। असद ने आयत को देखते हुए कहा, बेबी, पहली बार तो मिस्टर हैदर ने अच्छा काम किया है तो गिफ्ट ले सकती है। हैदर जी मुस्कुरा देते हैं। पहली बार तो उनके बेटे ने हैदर जी की बात को मना नहीं किया था। हैदर जी ने आयत के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये तोहफा तुमका है, लेकिन तुम्हारे लिए एक चीज है, अभी यहीं रहो। हैदर जी वहां से उठ अपने रूम की तरफ जाते हैं और कुछ बॉक्स लेकर वापस आते हैं। सभी उन्हें ही देख रहे थे। हैदर जी ने आयत के हाथों में वो बॉक्स को देते हुए कहा, ये लो बहू, तुम्हारा तोहफा। यह असद की अम्मी नजमा की कुछ निशानियां हैं जो वो चाहती थी कि अपनी बहू को दे, अब से तुम इन्हें संभालो। आयत ने हिचकिचाते हुए कहा, पर अब्बू इनकी क्या जरूरत थी, यह अम्मी की आखिरी निशानियां हैं जो आपके पास ही होनी चाहिए थी। हैदर जी ने कहा, और मैं जानता हूं तुम इसे भी बखूबी संभाल कर रखोगी। दादी जी ने कहा, बेटा रख ले। आयत हाँ में सिर हिला देती है। शोभा ने बड़बड़ाते हुए कहा, रखने ही थे तो नाटक क्यों कर रही है, कुछ ज्यादा ही अच्छी बन रही है। सभी ब्रेकफास्ट करके उठ गए थे। असद और आयत बैठे हुए थे। आयत ने असद से कहा, मुझे मेरा फान मिल सकता है, बहुत दिनों से आयान से कोई बात नहीं हुई। असद ने बिना भाव के कहा, ओह, तो उस डॉक्टर की याद आ रही है। आयत ने असद को गुस्से से घूरते हुए कहा, मुझे आयान से बात करनी है और मेरा फान है, किसी से भी बात करो। असद ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, स्वीट हार्ट, फोन भले तुम्हारा है, लेकिन मर्जी मेरी से बात करोगी। आयत ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे फोन चाहिए ही चाहिए मिस्टर खान, तुम दे रहे हो या नहीं। असद ने हंसते हुए कहा, अगर नहीं दिया बेबी तो क्या करोगी। आयत ने कहा, तो मैं खुद ले लेती हूँ। इतना बोल आयत असद की गोद में बैठ जाती है और उसकी पॉकेट में फोन ढूंढने लगती है। आयत जो कर रही थी असद उसे करने दे रहा था। असद ने कहा, बेबी मिला फोन। आयत ने उदास होते कहा, नहीं, तुमने कहीं और रखा है, प्लीज मिस्टर खान दीजिए ना। असद ने आयत को बाहों में लेते हुए कहा, रूम के सेकंड ड्रॉ में है, जाओ ले लो। आयत खुश होते हुए, सच्ची में वही है ना। असद ने कहा, नहीं चाहिए क्या। आयत ने जल्दबाजी में उठते हुए कहा, चाहिए मिस्टर खान। असद भी वहां से उठ जाता है। आयत उठकर वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर अपनी एड़ियों को ऊपर उठाते हुए असद के गाल पर किस करते हुए कहती है, थैंक यू मिस्टर खान। इतना बोल वो वहां से ऊपर की तरफ चली जाती है। वही असद जो किसी मूर्ति की तरह खड़ा था। आयत के छूने से उसके शरीर पर गूस बम्स आ गए थे। असद अपना सिर झटकते हुए बाहर जाने लगता है कि इलाही सामने आकर खड़ी हो जाती है। इलाही ने कहा, गुड मॉर्निंग सर। असद हाँ में सिर हिला देता है। असद ने कहा, चलो। इलाही हाँ में सिर हिला देती है और असद के पीछे चल देती है। बाहर इमरान कार के पास खड़ा था। असद उसे तीखी नजरों से घूर रहा था। ये देख इमरान के माथे पर पसीना आने लगता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर वही खड़ा था। इमरान ने घबराते हुए कहा, बाओस हमें। असद ने बीच में बोलते हुए कहा, मुकेश यहाँ आओ। मुकेश एक ड्राइवर था। मुकेश जल्दी से आते हुए कहा है, जी मालिक। असद ने बिना भाव के कहा, इस मैम को अपने साथ जाओ और जहां से यह अपने लिए शॉपिंग करना चाहे दे जाना। इलाही सवालिया नजरों से असद से कहती है, पर सर इसकी कोई जरूरत नहीं है। असद ने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा, सो मिस इलाही, मेरी सेक्रेटरी ऐसे कपड़े पहनकर मेरे साथ नहीं चलने वाली। तो ढंग के कपड़े लो फिर ज्वाइन करो। असद ने अचानक बात पलटते हुए कहा, अपना फोन दो। इलाही हैरान होते हुए, पर क्यों सर। असद ने भारी आवाज में कहा, मैंने कहा फान दो। इलाही असद की भारी आवाज सुन फान पकड़ा देती है। असद फाइन पकड़ाए इलाही को देते हुए कहता है, यह मेरा नंबर है, किसी चीज की जरूरत हो तो कभी भी कर सकती हो। इतना बोल वह अपने वॉलेट से एक कार्ड निकाल इलाही को दे देता है, जो लेना हो इससे ले लेना। इलाही कुछ बोलती उससे पहले असद कार में बैठ जाता है। वहीं इलाही कार्ड और असद का नंबर देख मुस्कुरा देती है। वही दूसरी और आयत को फान मिलते ही वह आयान से बात करने लगती है। असद जो कार के बैठे बहुत कुछ सोच रहा था, वहीं इमरान जिसे लगा था असद कुछ कहेगा, लेकिन वह गहरी सोच में डूबा हुआ था।
असद रात के बारे में सोच रहा था। रात को आयत के वहां से जाते ही असद काफी देर वहीं बैठा रहा। कुछ सोच उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान के कहा, बेबी पहले तुमने इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें जब छोड़ो तो तुम कहीं की ना रहो, हमेशा के लिए टूट जाओ। असद अहमद खान तुम्हें हमेशा याद रहेगा, ऐसी छाप छोड़ जाऊंगा बेबी। वह अपने ख्यालों से बाहर आते हुए इमरान से कहता है, हमारे स्कॉटलैंड जाने की तैयारी करो और इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इमरान ने कहा, ओके बांस। आयत आयान से बात करने काफी खुश थी। आयान अभी बात कर रहा था कि राहुल उससे फोन लेते हुए कहता है, तो फाइनली प्रोफेसर साहिबा को हम सब की याद आ ही गई। आयत ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर राहुल, आप बताएं कैसे हैं। राहुल ने कहा, हम तो ठीक है, और आप बताएं भागने का सोचा है या सब ठीक हो गया। आयत ने दूसरी ओर से कहा, हम सब ठीक हो गया, भागने का अभी कोई इरादा नहीं। आयत की आवाज में इतनी खुशी और खनक देख राहुल समझ गया था कि आयत वहां खुश हो। राहुल ने बिना भाव से कहा, गुड़। कुछ देर और बात करने के बाद आयत फोन रख देती है। तभी उसके फोन में अमीना फूफी की भी की कॉल आती है। आयत कॉल उठाने से डर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि फूफी निकाह की बात पर बहुत गुस्सा होगी और वह कहती भी क्या निकाह तो जबरदस्ती हुआ था। आयत अभी सोच ही रही थी, फोन कट हो जाता है। आयत देखती है कि फूफी के एक नहीं बल्कि 50 मिस कॉल्स है। असद के पास फोन होने के कारण आयत एक भी रिसीव नहीं कर पाई। आयत थोड़ा डरते हुए अमीना फूफी को कॉल लगा देती है। दूसरी ओर से एक ही रिंग पर फूफी फोन उठा लेती है और परेशान होते हुए कहती है, आयो मेरी बच्ची, तू ठीक तो है? कितने दिनों से तुझे फोन कर रही थी। अपने अब्बू के कारण फूफी से भी खफा है। आयत ने रुकी हुई आवाज में कहा, नहीं फूफी, ऐसा कुछ नहीं। हम आपसे कभी खफा नहीं हो सकते, आपने हमेशा हमारी अम्मी की तरह हम दोनों को प्यार दिया है। अमीना फूफी ने कहा, बेटा मैं तेरे निकाह के बारे में तुझसे कोई सवाल नहीं करूंगी, लेकिन अभी मुझे तेरी अम्मी की कही हुई बात तुझे बतानी है, जो वह चाहती थी कि तुझे निकाह के बाद ही पता चला, ताकि तू अपने अब्बू से नफरत ना करे। खेल यह अब पुरानी बात है, लेकिन सकीना का फायदा मैं निभाऊंगी। क्या पता तेरी फूफी कब तुझे छोड़कर चली जाए। आयत ने कहा, फूफी ऐसी बातें मत करिए। फूफी ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, चल ठीक है मेरी बच्ची, तू खुश, मेरे लिए इतना बहुत है। इतना कह फूफी उसे सकीना की कही सारी बातें बता देती है, जो सुनते ही आयत के होश उड़ जाते हैं। वह हैरान होते हुए बेड पर बैठ जाती है। आयत ने परेशान स्वर से कहा, पर फूफी हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे। अमीना फूफी ने कहा, बेटा अल्लाह मियाँ पर पूरा भरोसा है ना तुझे, तो वही राह भी दिखाएंगे। लेकिन अम्मी का कुछ ऐसा सामान है मेरे पास जिससे तुझे उस तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आयत ने कहा, ठीक है फूफी, हम कल आपसे मिलने आएंगे। इतना बोल आयत फोन रख देती है और परेशानी से रूम के चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। आयत परेशानी से इधर उधर चक्कर लगा रही थी। वह यही सोच रही थी कि वो फूफी से मिलने कैसे जाए। मिस्टर खान मुझे कभी यहाँ से जाने नहीं देंगे तो इलाहाबाद कैसे जाऊंगी। आयत को ये सोचते हुए दादी का याद आता है। वो अपना फोन लेते हुए दादी के पास चली जाती है। रूम में जाते ही आयत की चाल धीमी हो जाती है। दादी आयत को देख कहती है, क्या हुआ आयत, कुछ कहने आई हो। आयत थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, दादी अम्मी हमें आपसे कुछ पूछना था। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इतना सोच क्यों रही हो, आओ बात करो। आयत ने दादी के पास बैठते हुए कहा, दादी अम्मी हमें अपनी फूफी से मिलने इलाहाबाद जाना है, इस वक्त उन्हें हमारी बहुत जरूरत है। दादी अम्मी ने कहा, तो जाओ बेटा, रोका किसने है। आयत ने कहा, दादी अम्मी वो मिस्टर खान। दादी ने रोकते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगी, यह बताओ अभी जाना है। आयत हाँ में सिर हिला देती है। जाओ रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करवा देती हूँ। आयत खुशी से दादी को हक करते हुए कहती है, थैंक यू दादी अम्मी, लव यू। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चल अब रेडी हो जाओ। आयत खुशी के साथ ऊपर चली जाती है और वही दादी किसी को कह आयत के जाने का पूरा इंतजाम करवा देती है। आयत रेडी होकर नीचे आ जाती है। वहां एक शूट पहने आदरी खड़ा था। वह सिर झुकाकर, बड़ी मालिक हमें दादी अम्मी ने भेजा है। वही दादी बाहर आते हुए कहा, हाँ गए कृष बेटा। कृष ने दादी की तरफ देखते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम दादी अम्मी, आपने बुलाया था तो कैसे ना आता दादी अम्मी। बड़ी मालिक के प्राइवेट जेट रेडी है, हम उन्हें वहां छोड़कर भी आएंगे और पूरी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेंगे। दादी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ बेटा, इसीलिए तुम्हें बुलाया है, लेकिन याद रहे अभी इस बारे में असद तक कोई खबर ना जाए। उसे कैसे सब बताना है वो मैं करूंगी। कृष ने कहा, ओके दादी अम्मी, जैसे आप कहे।
दादी आयत को नोटों की एक घड़ी देते हुए कहती है, आयत इसे अपने पास रखना। आयत ना मना करते हुए कहा, नहीं दादी अम्मी मेरे पास पैसे है। और यह बहुत ज्यादा है, हम इनका क्या करेंगे। कृष आयत की बातें सुन उसे देखने लगना है। वह आयत को देख सोचते हुए कहा, असद सर आग है और यह शांत पानी कैसे इनका मिलन हो गया। दादी ने आयत की गाल थपथपा कर कहा, जानती हूँ तेरा शौहर करोड़पति है लेकिन ये दादी अम्मी का प्यार समझता ले। आयत दादी की बात मानते हुए रख लेती है और उनके पैरों को छूते हुए कहती है, ओके दादी अम्मी हमें चलते हैं। दादी ने कहा, खुश रहो। आयत और कृष वहां से चले जाते हैं। वही दूसरी ओर इलाही ने शॉपिंग कर ली थी। वह पेमेंट के लिए असद का दिया हुआ कार्ड देती है, लेकिन वह कार्ड स्वाइप होते ही ब्लॉक हो गया था। सेल्समैन ने कहा, मैम आप पेमेंट कैश करिए, कार्ड स्वाइप करते ब्लॉक हो गया। इलाही परेशान होते हुए एक बार फिर से ट्राई करें, लेकिन दोबारा करने पर भी यही रिजल्ट था। इलाही असद को कॉल करने लगती है लेकिन फिर उसके हाथ रुक जाते हैं। इलाही ने कहा, पेमेंट कितनी हुई है। सेल्समैन ने कहा, 1 लाख मैम। इलाही जो सोचते हुए मेरे पास भी बस 10,000 होंगे जो इसके सामने कुछ भी नहीं है, वो अपना फोन देख रही थी। कि सेल्समैन ने कहा, मैम जल्दी करिए, बाकियों की भी बिलिंग करनी है। इलाही यह सुनते हुए असद को कॉल कर देती है। असद अननोन नंबर देख फोन पिक करते हुए कहता है, हु आर यू। इलाही ने सहमी हुई आवाज में कहा, सर। से सर वो। दूसरी ओर से असद ने कहा, इलाही कुछ कहना है तुम्हें। इलाही ने हिम्मत करते हुए कहा, सर आपका दिया हुआ कार्ड ब्लॉक है और पेमेंट नहीं हो पा रही। इलाही को पहली बार बहुत शर्म आ रही थी। वही सेल्समैन ने कहा, मैम आप पेमेंट कर रही है या नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप इतने बड़े मिल में आई ही क्यों। असद सब सुन रहा था। असद ने कहा, कहाँ है तुम। इलाही ने हिचकिचाते हुए मिल का नाम बता देती है। इलाही उस सेल्समैन को समझाते हुए कहा, आप प्लीज 5 मिनट वेट करें, तब तक आप बाकी सब की बिलिंग कर दीजिए। सेल्समैन ने एटीट्यूड से कहा, बस 5 मिनट और। असद वहां से पहले ही निकल चुका था। उसने फोन कट नहीं किया था बल्कि ऑन ही रखा हुआ था। वो कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गया था। असद चेहरे पर कोई भावना लाते हुए अंदर आ रहा था। असद को देख इलाही की जान में जान आती है। असद इलाही के घबराहट चेहरे को देखते हुए कहा, डोंट वरी, रिलैक्स हो जाऊं, मैं हूं ना। इलाही यह सुन असद को देखने लगती है लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह एक्सप्रेशनलेस था, जिससे यह पता करना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा है। असद ने उस सेल्समैन के सामने एक पेपर रखते हुए कहा, यू आर फायर। सेल्समैन ने जब असद को देखा तो घबराहट से उसके माथे पसीने आ गए थे। उसने कहा, सर आप सर सॉरी, मुझे नहीं पता था मैम आपकी। असद ने बीच में बोलते हुए कहा, यह तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। सेल्समैन ने कहा, प्लीज सर, मैं बस अपना काम कर रहा था। असद उसे चुपचाप गिड़गिड़ाते हुए देख रहा था। असद को आयत की कई बातें याद आ जाती है। मिस्टर खान जो इंसान अपनी को सबके सामने मान लेता है, इसे दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। वहीं असद इलाही को देखता है जो बिना कुछ बोले सब होते हुए देख रही थी। वही यह सब होते देख वहां भीड़ जमा हो गई थी। मैनेजर सामने इतनी भीड़ देख वहां जाता है लेकिन असद को देख कहता है, सर आप यहाँ। और नीचे बैठे सेल्समैन को देख कहता है, सर इसने कुछ किया है तो मैं इसे निकाल देता हूँ। असद ने कहा, कोई जरूरत नहीं, वह सामान घर पहुंचा दो। इतना बोल वह इलाही को देखते हुए कहता है, चलो यहाँ से। इतना बोल वह उसका हाथ पकड़ते हुए वहां से चला जाता है। वही असद के छूने से इलाही का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। काफी समय हो गया, दिन से शाम हो गई थी। इलाही असद के साथ ही थी और वही दूसरी ओर आयत कुछ ही देर में इलाहाबाद पहुंच जाएगी। घर पर दादी असद का कब से इंतजार कर रही थी। वह उसे आयत के बारे में बताना चाहती थी लेकिन असद अब तक आया ही नहीं था। वह इलाही के साथ ही था। असद अपनी कार एक रेस्टोरेंट के सामने पार्क करता है। इलाही ने कहा, हम घर क्यों नहीं गए सर। असद ने बिना भाव के कहा, रेस्टोरेंट में क्या करते हैं। इलाही अचंभित होकर असद को देखते हुए कहती हैं, सर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं। असद ने एक स्माइल से कहा, तो हम भी डिनर करने आए हैं। इतना बोल वह वहां से बाहर आ जाता है। इलाही भी उसे देख बाहर आ जाती है। दोनों साथ में अंदर जाते हैं। असद ने कहा, तुम्हें जो ऑर्डर करना है कर सकती हो। इतना कह वह अपना फोन देखने लगता है। वहीं इलाही खाने का ऑर्डर देती है और असद को देखने लगती है जो फोन चलाने में बिजी था। दोनों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। इलाही ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, सर मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू।
असद जो हूं में जवाब दे देता है, खाना भी जल्द ही आ गया था, खाना खायो फिर घर चलते हैं। इलाही जिसने कहा कुछ और था और असद ने जवाब कुछ और दिया था। असद खाते हुए भी अपने फोन में टाइप कर रहा था। असद मन ही मन सोचते हुए, पूरे घर में देख लिया बेबी है कहा। इलाही ने ये देखते हुए कहा, सर पहले खाना खा लीजिए। असद उसकी तरफ देखते हुए हूं में जवाब देता है। असद फोन साइड में रख इलाही से नॉर्मली बात करता है। इलाही भी अब असद से बात करने में कंफर्टेबल हो गई थी। इलाही को असद की बातें उसके साथ रहना एक अलग एहसास को जन्म दे रहा था। दोनों काफी देर बाद घर पहुंचे थे। इलाही रूम में जाते हुए उससे गुड नाइट विश करती है। असद हाँ में सिर हिलाते हुए ऊपर चला जाता है। वह रूम में देखता है लाइट्स ऑफ थी। असद आयत को हर तरफ ढूंढता है लेकिन वह उसे नहीं मिलती। ये देख उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वह एक बार नीचे जाकर दादी के रूम में जाता है। दादी जो असद को कहती हैं, तुम आ गए, मुझे तुमसे आयत के बारे में बात करनी थी। असद ने बात को अनसुनी करते हुए कहा, दादी अम्मी आयत कहाँ है? दादी ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, यही तो मैं बता रही हूँ कि मुझे आयत के बारे में कुछ बात करनी थी। आयत घर में नहीं है। उसकी फूफी को उसकी जरूरत थी इसलिए इलाहाबाद गई है। ये सुन गुस्से से असद की मुट्ठियां कस जाती है। असद ने भारी आवाज में कहा, किसकी परमिशन से गई है? दादी अम्मी ने कहा, मेरे कहने पर गई है। वह तो तुझे पूछना चाहती थी लेकिन मैंने मना कर दिया और उसके जाने का सब इंतजाम किया। असद जिसको बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन दादी को वो कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए गुस्से से वहां पड़ा वास तोड़ते हुए असद ऊपर चला जाता है। दादी उसे पीछे से कई बार आवाज देती है लेकिन वो बिना मुड़े ऊपर चला जाता है। असद गुस्से में जाकर रूम का सारा सामान तोड़ देता है। असद ने दांत पिसते हुए कहा, मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुमने अपने लिए खुद मुसीबत मोल ली। ले बेबी, मेरे कहर से कैसे बचोगी? इतना बोल असद किसी को कॉल करते हुए कहा, अभी कहाँ है वो पता करो। अभी के अभी। असद अभी बाहर जाता कि बेड पर कुछ देख वापस मुड़ जाता है। वहां एक पेपर पड़ा हुआ था जिसे खोल असद पढ़ने लगता है। मिस्टर खान, मैं जानती हूँ जब तुम्हें पता लगेगा तो तुम बहुत गुस्सा होंगे और अभी भी गुस्से में सारा रूम तहस नहस किया होगा। असद लेटर फाड़ने लगता है लेकिन अगली लाइन पर रुक जाता है। अभी मन कर रहा होगा इस लेटर को डिस्ट्रॉय कर दूं, लेकिन नहीं करोगे। आगे की बात जो जाननी है, जाना जरूरी था मिस्टर खान। और तुम्हें इन्फॉर्म कैसे करती, तुमने कभी मुझे अपने नंबर दिया ही नहीं, इसलिए ये लेटर लिखना पड़ा। उस पर एक प्यारी सी स्माइली और किस किए हुए लिपस्टिक के निशान थे। असद गुस्से से लेटर फेंकने लगता है लेकिन फिर अपनी पेंट की पॉकेट में रख लेता है। आयत जो इलाहाबाद पहुंच गई थी। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज नाम दिया गया है, भारत के सबसे धार्मिक शहरों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और इतिहास और पौराणिक कथाओं को समेटे हुए पर्यटकों के बीच हमेशा से पसंदीदा रहा है। सामने शहर की चकाचौंध देख आयत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आखिर आए भी क्यों ना, बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हैं। आयत ने क्रिश को शुक्रिया करते हुए कहा, शुक्रिया क्रिश। क्रिश ने कहा, मैम ये दादी का हुक्म था, मुझे मानना ही था, तो आप शुक्रिया अदा मत करें। आयत बस मुस्कुरा देती है। मैम वह कार आपकी है, वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। आयत हाँ में सिर हिलाते हुए कार की तरफ बढ़ जाती है। और क्रिश जो उसे जाते हुए देख रहा था, उसका फोन बार बार रिंग कर रहा था। क्रिश कॉल आईडी पर असद का नाम देख घबरा जाता है। वह फोन कट नहीं कर सकता था, उसे पता था इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्रिश फोन उठाते हुए अभी हेलो ही बोलता है कि दूसरी ओर से बेहद गुस्से भरी आवाज आती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इन्फॉर्म ना करने की? क्रिश ने घबराते हुए कहा, सर दादी अम्मी ने मना किया था आपको बताने से और आपने कहा है दादी जी की कोई बात नहीं टालनी। असद ने भारी आवाज में कहा, जस्ट शट अप। इस वक्त हो कहा। क्रिश ने कहा, मैम को इलाहाबाद पहुंचा दिया है और इस वक्त वह खुद ड्राइव करके अपने घर जाना चाहती है। ये सुन असद ने बिना आगे कुछ सुने फोन कट कर दिया। असद किसी को मैसेज कर खुद चेंज करता है और तेज कदमों के साथ बाहर चला जाता है। बाहर इमरान पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वह कार का दरवाजा खोलते हुए कार ड्राइव करनी शुरू कर देता है। इमरान की ड्राइव करते हुए असद को देख रहा था जो अपने पैर को हिलाते चला जा रहा था। इमरान को पता था जब वह बहुत ज्यादा गुस्सा होता है या परेशान तो ऐसा ही करता है। इमरान ने कहा, बॉस आप किसी बात को लेकर परेशान है? असद ने सर्द लहजे में कहा, अपने काम से काम रखो और जल्दी करो। इमरान हाँ में सिर हिला देता है और ड्राइव फास्ट कर देता है। कुछ ही देर में वह एक खाली जगह पर कार रुकती है। वहां असद के खुद का प्राइवेट जेट खड़ा था। दोनों उसमें बैठ जाते हैं।
असद ने बैठते हुए कहा, बेबी बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। मुझे बिना बताए जाने का अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती। अमीना फूफी का घर बहुत ही तंग गलियों में था, वहां तक कार जाना मुश्किल था। इसलिए आयत खुद कार को सैलरी पार्क करती है और पैदल चलने लगती है। वह 3 साल बाद यहाँ आई थी। 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। आयत चारों ओर देख रही थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। आयत फूफी के घर पहुंचते दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, आयत सामने खड़े शख्स को देख हैरान हो जाती है। आयत के सामने आयान खड़ा था। आयत आयान को देख कहती है, बंदर तू यहाँ कैसे? आयान मुंह बनाते हुए, आपा, मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई। आयत उसके सिर पर चपत लगा गले लगाते हुए कहती है, ऐसे हो सकता है बंदर तेरी आपा तुझे देख खुश ना हो। आयान ने कहा, आपा, आपकी बहुत याद आती है। आयत ने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, आई मिस यू मेरा बच्चा, आपा भी तुझे बहुत मिस करती है। अब अंदर बुलाएगा या यहीं से वापस भेज देगा? वैसे तू आया किसके साथ है? आयान आयत को अंदर ले जाते हुए कहता है, इन सब के साथ। सामने नुजत, गौरव, समीर और डॉक्टर राहुल को देख शोका हो जाती है। आयत ने हैरान होते हुए कहा, तुम सब एक साथ यहाँ किसने बताया मैं आ रही हूँ? अमीना फूफी ने आते हुए कहा, आयु तेरी फूफी ने सबको बताया था और मेरे एक बार कहने पर सब आ गए। आयत फूफी को गले लगते हुए कहती है, फूफी सब खैरियत है? अमीना फूफी ने आयत के चेहरे को हाथों में लेते हुए कहा, सब ठीक है। तू बता मेरी बच्ची, तू कैसी है और खुश तो है अपने शौहर के साथ? शौहर सुन आयत के चेहरे गुलाबी हो जाता है। आयत ने कहा, फूफी हम बिल्कुल ठीक है और मिस्टर खान के साथ खुश भी हैं। आयत के चेहरे पर खुशी देख अमीना फूफी खुश थी। अमीना फूफी ने कहा, वैसे तेरे मिस्टर खान है कहाँ आए नहीं साथ में? आयत ये सुन चुप हो जाती है। वह क्या कहती वो तो खुद उसे बता कर नहीं आई। आयत को सोच में डूबा देख अमीना फूफी ने हिलाते हुए कहा, बेटा कुछ पूछा है? आयत ने हड़बड़ी में कहा, फूफी कल आएंगे। अब आयत को क्या पता था वह गलती से सच ही बोल गई है। ये सुन फूफी खुश हो जाती है और वही आयत सोचते हुए, मैं कौन सा रुकने वाली हूँ? कल तो अभी के लिए झूठ ही सही, कम से कम फूफी खुश तो है। वही असद को आने में थोड़ा वक्त लगना था। आयत सबके साथ हंस खेल रही थी। बहुत रात हो चुकी थी इसलिए फूफी सभी को सोने के बोलती है। वही आयत जो अब से पूरी बात जानने के लिए डेस्परेट थी। वही अमीना फूफी आयत को अपने साथ चलने को कहती है। अमीना फूफी रूम को लॉक कर आयत को एक बहुत ही पुराना बॉक्स देते हुए कहा, आयत यही वह बॉक्स है जो तेरी अम्मी चाहती थी निकाह के बाद तुझे दूं। आयत ने कहा, लेकिन फूफी मैं इससे अपने अब्बू का कैसे पता कर पाऊंगी? अमीना फूफी ने हिम्मत देते कहा, आयु एक बार खोलकर देख तो सही, शायद उनकी कोई तस्वीर हो या कुछ और जिससे तेरी मदद हो सके। आयत उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक चिट्ठी और एक बॉक्स था। आयत उस बॉक्स को भी खोल देती है जिसमें में बहुत ही सुंदर एंटीक रोटेटिंग कपल शोपीस था जो गोल्ड का बना हुआ था, उसे हाथों से तराशा हुआ था। आयत उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगती है। उस लेटर को पढ़ आयत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अमीना फूफी के गले लगते हुए कहती है, हमारी अम्मी के इतना सब हुआ और हमें अब पता चला है कि मैं कासिम हुसैन की औलाद ही नहीं। फूफी मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी अब्बू को? मैं तो ये भी नहीं जानती को वह किस शहर में होंगे। फूफी उसका सिर सहला रही थी। फूफी ने आयत से देखा, अगर खुदा ने तुझे यहाँ तक पहुंचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। अब जाकर रेस्ट कर, सुबह से सफर करके आई है, तक गई होगी। आयत हाँ मैं सिर हिलाते हुए वह बॉक्स लेकर चली जाती है। बाहर सभी सो रहे थे, लेकिन आयत आंगन में बैठे घोर से उस शोपीस को देख रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसे डराते हुए उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। आयत अचानक ऐसा होने से डर जाती है। उसके हाथ शोपीस गिरने लगता है कि वह शख्स उस शोपीस को पकड़ हंसने लगता है। आयत गुस्से से उस शख्स पर चिल्लाते हुए, गौरव ये क्या बदतमीजी है? गौरव हंसते हुए उसके पास बैठते हुए कहता है, अरे यार मुझे लगा नहीं था तू इतनी जल्दी डर जाएगी। आयत उसे घूरते हुए वह शोपीस ले लेती है। गौरव उस शोपीस देखते हुए कहता है, इसे इतना क्यों बचा रही है? क्या तेरे मिस्टर खान ने दिया है? आयत मुंह बनाते हुए ना बोल देती है और कहती है, तू यहाँ क्या कर रहे हो? गौरव ने कहा, यार मैं तो पानी पीने आया था लेकिन तुझे यहाँ देख मस्ती करने का मन किया तो आ गया। आयत ओके बोल उस शोपीस देखे जा रही थी। यह बात गौरव भी नोटिस कर रहा था। आयत ने गौरव से कहा, गौरव क्या हम इस शोपीस का पता लगा सकते हैं कि यह किसने बनवाया है और किस कारीगर ने इसे बनाया है?
गौरव ने कहा, 1 मिनट दिखा। गौरव उसे देखते ही पहचान जाता है और पूरे जोश में आयत से कहता है, यार तो हमारे इलाहाबाद का ही है, मुराद चाचा ही थे जो ऐसे हाथ की कारीगरी करते हैं। आयत ने कहा, मुराद चाचा थे या है? गौरव ने कहा, हाँ है, काफी बुजुर्ग हो गए लेकिन अभी भी ऐसे एंटीक पीसेस बनाते हैं। आयत ने गौरव की तरह बड़ी उम्मीद से कहा, क्या अभी हम उनके पास जा सकते हैं? गौरव आयत की बेसब्री देख पूछता है, आयत सुबह चलेंगे, अभी 1 घंटे में दुकान बंद हो जाएगी, और इतना भी क्या जरूरी है? आयत ने कहा, गौरव बहुत बहुत जरूरी है, मैं तुम्हें सब रास्ते में बता दूंगी लेकिन प्लीज चलो ना। गौरव ने कहा, ठीक है, चलते हैं, 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। गौरव 5 ही मिनट में बैग लेकर आता है और उस शोपीस को उसमें डालते हुए कहता है, चल अब। आयत और गौरव दोनों साथ बाहर चले जाते हैं। आयत उसे कार की चाबी देते हुए कहती है, इसमें चले। गौरव हैरान होते हुए कहा, ये कार किसकी है? आयत ने कहा, मिस्टर खान की, लेकिन अभी यह टाइम नहीं है, जल्दी चलो। इतना बोल वो कार में बैठ जाते हैं। आयत उसे रास्ते में सब बता देती है, जिसे सुन गौरव शौक हो जाता है। आयत, ये तो बहुत बड़ी बात है यार, सच में तो बहुत स्ट्रांग है। दोनों जल्द ही एक सोराहों की गली में बाहर पहुंच जाते हैं, वहां आगे कार नहीं जा सकती थी, रात ने 11:30 बज चुके थे। आयत बाहर निकालने ही लगती है कि गौरव उसका हाथ पकड़ रोकते हुए कहता है, तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकती, यह इलाका सेफ नहीं है, इसलिए इस बुर्के को पहनो। आयत सवालिया नजरों से देखते हुए, पर यह किस लिए? गौरव ने सामने दिखाते हुए कहा, सामने तवायफों का कोठा है और इस वक्त कोई भी लड़की बिना बुर्के के नहीं आती जाती, तो इसे पहनो। आयत बुर्का पहन लेती है और गौरव उसका हाथ पकड़ लेता है, चलो मेरे साथ। दोनों वहां से तेज कदमों के साथ निकल जाते हैं। वहां बहुत ही तंग गलियां थी। वह एक दुकान के सामने रुक जाते हैं। वो दुकान बहुत ही खस्ता हालत में थी, इक्का दुक्का लोग ही वहां आ जा रहे थे। वही थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कई झुर्रियां थी और चेहरे का मांस ढिला हुआ था। गौरव ने अंदर जाते हुए कहा, आप मुराद चाचा है? उस बुजुर्ग ने टूटती हुए आवाज में कहा, हाँ बेटा, मैं ही मुराद चाचा हूँ। तुम बच्चों को मुझ बूढ़े से क्या काम पड़ गया? आयत ने वो एंटीक शोपीस दिखाते हुए कहा, चाचा आप इस शोपीस के बारे में बता सकते हैं जो आपने ही बनाया है, लेकिन ये किसने बनवाया था आपसे? मुराद चाचा उस शोपीस को देखते ही पहचान गए थे, लेकिन उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा, देखो बेटी, मुझे कुछ याद नहीं बनाया होगा कभी किसे के लिए, यादें अब धुंधली पड़ गई है। आयत और गौरव एक दूसरे को देखने लगते हैं। आयत ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज चाचा हमारी मदद करें, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आयत हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, लेकिन मुराद चाचा ने नजरें फेरते हुए कहा, देखो बेटी, यहाँ से चली जाऊं, ये सब करना बंद करो। गौरव आयत को संभालते हुए कहता है, छोड़ आयत, यह नहीं बताने वाले। आयत ने हार ना मानते हुए कहा, नहीं, मुझे सब जानना है गौरव। इतना बोल वह घुटनों के बल बैठ जाती है। उसकी आंखें में आंसू थे। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुराद चाचा आप सब जानते हैं, प्लीज बता दीजिए। मुराद चाचा आयत को ऐसे देख कहते हैं, बेटी उठ जाओ, क्यों जानना है तुम्हें राजा साहब के बारे में? क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे? आयत ने उठते हुए कहा, जिनको ये तोहफा आपके राजा साहब ने दिया था, उनकी अंतिम इच्छा थी हम ये चिट्ठी उन तक पहुंचा दे। मुराद चाचा ने हैरान होते हुए कहा, बेटा बूढ़ा हूं, लेकिन लोगों को समझने का तजुर्बा बहुत है। आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता है। सच बताओ, वह रिश्ता है आपका? आयत ने नजरें झुकाते हुए कहा, मैं उनकी बेटी है और मुझे भी उनके बारे में सब जानना है। मुराद चाचा ने कहा, भूलकर भी राजा साहब को ये सच मत बताना, जान से मार देंगे तुम्हें। बहुत नफरत करते हैं वो रानी साहिबा से। आयत ने कहा, मुराद चाचा क्या उनका नाम क्या है? मुराद चाचा ने बताते हुए कहा, प्रतापगढ़ के राजा अर्जुन सूर्यवंशी। हम सब के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं थे। हर किसी की मदद करना उनका असूल था। हर कोई उनके सामने प्यार से सिर झुकाते थे। आयत ने कहा, क्या आप सकते हो, अम्मी अब्बू अलग क्यों हुए? मुराद चाचा ने कहा, बेटा ये तो राजमहल के अंदर की बातें हैं, कोई नहीं जानता, कुछ कहीं सुनी बातें हैं जो मैं जानता हूँ। हमने नए लोगों से सुना है कि रानी साहिबा राजा जी को धोखा देकर किसी घेर मर्द के साथ भाग गई, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। पर तब से राजा साहब बहुत बदल गए। उन्होंने सबकी मदद करनी बंद कर दी। वो एक क्रूर और सबके लिए जल्लाद बन गए। आज भी प्रतापगढ़ में प्रेम विवाह नहीं होता, और अगर ऐसा करता है तो उसे राजा साहिब के मुताबिक उम्र भर के लिए कैद कर लिया जाता है। आयत और गौरव सारी बातें सुन रहे थे। मुराद चाचा ने जारी करते हुए कहा, बेटा तुम बताओ,
जो लोग रानी साहिबा के बारे में कहते हैं वह सच है। आयत ने कहा, मुराद चाचा अम्मी गलत नहीं थी, वो बहुत बड़ी मुश्किल में थी, पर वो क्यों गई यह सच कोई नहीं जानता था। वही सच हम अब्बू को बताना चाहते हैं। वो सच जानने के बाद अब्बू हमें अपनाएंगे तो भी ठीक, अगर नहीं अपनाएंगे तो भी हम हमेशा उनकी इज्जत करेंगे। हमें किसी तरह का कोई इल्म नहीं होगा। शुक्रिया मुराद चाचा हमारी मदद करने के लिए। मुराद चाचा ने आयत के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी शेर की गुफा में पैर रखने जा रही है, खुदा तुझे हमेशा महफूज रखे और हिम्मत दे। आयत और गौरव वहां से चलते हुए कार तक पहुंच जाते हैं। दोनों अंदर बैठते हुए एक ठंडी सांस छोड़ते हैं। उन्हें आज बहुत कुछ ऐसा पता चला था जो किसी सस्पेंस से कम नहीं था। गौरव ने आयत को देखते हुए कहा, आयत तेरा पति और बाप दोनों ही एक जैसे जल्लाद, अब कैसे दोनों को हैंडल करेगी। आयत ने सीट पर लीन होते हुए कहा, पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। गौरव ने आयत की तरफ देखते हुए कहा, प्रतापगढ़ चले। आयत कंफ्यूजन से गौरव को देखते हुए, मतलब इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं गौरव, हम महल के अंदर कैसे जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, नुजता तुझे सुबह अपने पास ना देख घर में तहलका मचा देगी। गौरव ने उसे रोकते हुए कहा, हरे बस कर, मेरी माँ कितना बोलती है, तू पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। आयत ने कहा, ठीक है बोलो। गौरव ने कहा, हमें इलाहाबाद से प्रतापगढ़ जाने में 1 घंटा 25 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि वह यहाँ से 64.5 किलोमीटर दूरी पर है, और तब तक 4:30 से 5 बज जाएंगे। सुबह तो हो ही जाएगी, तब तक महल के अंदर जाने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। और रही बात नुजता की तो उसे मैसेज कर दूंगा सुबह। आयत ने सोचते हुए कहा, बात तो तेरी ठीक है गौरव, ओके फिर प्रतापगढ़ ही चलते हैं। तब तक इंटरनेट से राजा साहब की सारी कुंडली निकालते हैं। दोनों हाई फाई करते हुए हंस देते हैं। वही दूसरी ओर असद इलाहाबाद पहुंच गया था। जेट से उतरते ही एक ब्लैक कलर की लैम्बोर्गिनी कार असद और इमरान का इंतजार कर रही थी। दोनों उस कार में बैठ जाते हैं और अमीना फूफी के घर की तरफ चल देते हैं। वही गौरव कार चला रहा था और आयत अर्जुन सूर्यवंशी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रही थी। आयत ने गौरव से कहा, गौरव अब्बू के छोटे भाई के भाई वीर सूर्यवंशी के एक बेटा है और उसके बेटे की एक लड़की है, उसके लिए कोई टीचर की जरूरत है, ये सब बता रहा है और कुछ खास नहीं। तभी दोनों एक अचानक एक दूसरे को देखते हैं। आयत ने कहा, तुम वही सोच रहे जो मैं सोच रही थी? गौरव ने हाँ बोलते हुए कहा, बिल्कुल, मिल गया अंदर जाने का रास्ता। आयत और गौरव दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। असद फूफी के घर तो पहुंच गया था, लेकिन अंदर जाने से पहले ही असद को किसी अनजान नंबर से कॉल आती है। वो बिना अंदर गए वहीं से मुड़ जाता है। वही सुबह के 5 बज गए थे और गौरव और आयत प्रतापगढ़ पहुंच गए थे। कहने को प्रतापगढ़ बेहद खूबसूरत शहर माना जाता है, लेकिन अपने साथ बहुत से रहस्यों को भी जन्म देता है। यह मुख्य रूप से रॉयल फैमिलियों के लिए माना जाता है। यहाँ बहुत से महल और हवेलियां मौजूद है। कहा जाता है इसके की पौराणिक कथाएं और इतिहास भी है। वही आयत और गौरव अर्जुन सूर्यवंशी के महल के बाहर थे, जो दिखने में बेहद भव्य और सुंदर था। इसमें पूरी तरह से पुरातन समय की खूबसूरती और परंपराओं से सुसज्जित था। हर जगह पर राज दरबारी खड़े थे। गौरव ने आयत से मजाक करते हुए कहा, पति तो तेरा ही करोड़पति, यह महल देखकर लग है बाप भी उससे कम नहीं। आयत उसे घूरते हुए कहा, अभी अपनी बकवास बंद करो, ये सोचो अंदर जाकर बोलेंगे कैसे? मुझे तो अभी से डर लग रहा है, मन कर रहा है यहीं से भाग जाऊं। गौरव ने कहा, अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो आगे भी पहुंच ही जाएंगे यार, रिलैक्स होकर अंदर चलते हैं, इससे शक भी नहीं होगा। वही दूसरी ओर कार में इमरान ने कहा, बांस मैम अर्जन सर के घर में क्यों गई है? असद जो गहरी सोच में डूबा हुआ था, उसे भी इस बात कोई अंदाजा नहीं था। असद ने कहा, बेबी यहाँ अपनी फूफी को मिलने नहीं बल्कि किसी खास मकसद से आई है। इमरान ने कहा, बांस आप जानते हैं महल में कोई अनजान शख्स नहीं जा सकता। असद इमरान की बात पर तिरछा मुस्कुराते हुए, बेबी है मेरी, कैसे और किस तरह अंदर जाना है वो अच्छे से जानती है, और ऐसा तरीका ढूंढेगी कि कोई उसे अंदर जाने से रोक भी नहीं पाएगा। इमरान असद का आयत पर इतना विश्वास देख हैरान था। वही आयत और गौरव एकदम रेडी थे अंदर जाने के लिए। वो अंदर जाते हैं तो एक एक दरबान ने उन्हें अंदर जाने से रोकते हुए कहा, आपको किससे मिलना है और आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? आयत ने कहा, जी नहीं, हम टीचर हैं, छोटे राजा साहिब के बच्चों के लिए किसी टीचर की जरूरत थी तो हमें महल भेजा गया था, बाकी आप अंदर जाकर पूछ सकते हैं। दूसरा दरबान अंदर जाकर पूछता है तो उसे उन सबको अंदर आने की अनुमति दी गई थी।
आयत और गौरव एक दूसरे को आंखों से इशारा करते हुए, कुछ देर पहले यहाँ दो टीचर आए थे लेकिन आयत और गौरव उन्हें पकड़ कार में बंद कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा ही रहे थे कि अंदर से दरबान ने आते हुए कहा, बड़े राजा साहिब ने अंदर आने की अनुमति दे दी है तो आप अंदर जा सकते हैं। गौरव और आयत दोनों महल को चारों से देखते हुए जा रहा था। हर जगह पर बहुत से नौकर पहरेदार अपना अपना काम कर रहे थे। उस पहरेदार ने दोनों को ऊपर की तरफ ले जाता है। ऊपर एक बैठक थी जहां एंटीक काउच, एक बड़ा जुम, सामने की दीवार एक पेंटिंग लगी हुई हूँ। पूरी बैठक को 19वीं और 20वीं शताब्दी का लुक दिया गया जहां कुछ चीज मॉडर्न और तो कुछ संस्कृत से जुड़ी हुई थी। सामने एक बालकनी थी और एक तरफ से ओपन थी। वो पहरेदार दोनों को बैठने का इशारा कर कहता है, आप यहाँ विराजे, कुछ ही देर में राजा साहब आते होंगे, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। वही कुछ ही देर में बड़े राजा साहब उस बैठक में आते हैं। आयत और गौरव एकटक उन्हें देख रहे थे। अर्जुन सूर्यवंशी, आयत के पिता, जिसने राजपूत वेशभूषा पहनी हुई थी, चेहरे पर वेल सेट सफेद दाढ़ी, ताव देती मुछें, महंगे जूते, उनका चेहरे पर रोबीला और गुस्सा वाला था जिसे देख अच्छों के पसीने छूट जाए। वैसा ही हाल आयत और गौरव का था। राजा साहब ने दोनों का सत्कार करते हुए कहा, जय सूर्यवंशी। आयत और गौरव खड़े हो जाते हैं और वैसे ही हेलो बोलते हैं। अर्जुन सूर्यवंशी, राजा साहब उन्हें बैठने का इशारा करते हुए खुद सामने बैठ जाते हैं। राजा साहब ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, तो आप पहले कहाँ पढ़ाते थे? आयत ने जवाब देते हुए कहा, लंदन यूनिवर्सिटी। आयत तो सच में एक इंग्लिश की प्रोफेसर थी और वही गौरव भी मैथ का प्रोफेसर था, इसलिए दोनों ने कोई झूठ नहीं बोला था। लेकिन आयत इन सब बातों को करना नहीं चाहती थी। वो यहाँ अपनी अम्मी को बेगुनाह साबित करने आई थी। लेकिन राजा साहब उन्हें सवाल पर सवाल पूछ रहे थे। उनके बातें करते करते ही पूरे टेबल पर चाय का इंतजाम हो गया था। सभी नौकर चाय रख वहां से चले जाता है। आयत गौरव को देख रही थी जो अलग ही बातें करने पर लगा हुआ था। आयत ने उसके हाथ पर हल्का सा मार देती है जिसे वह आयत को देखने लगता है। आयत का गुस्सा देख उसे समझ आ गया था अब चुप रहना ही ठीक होगा। आयत ने हिम्मत करते हुए राजा साहब से कहा, राजा साहब, हमें आपसे सकीना रानी साहिबा के बारे में पूछना था। क्यों उन्हें धोखेबाज समझते हैं आप? ये सुन राजा साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उन्होंने गुस्से से घुराते हुए कहा, ये लड़की अभी के अभी इस महल से दफा हो जाऊं, वरना तुम्हारी लाश भी यहाँ से नहीं मिलेंगी। आयत ने उठते हुए कहा, जब तक हम उन्हें बेगुनाह साबित नहीं कर देते तब तक हम यहाँ से हरगिज नहीं जाएंगे। राजा साहब ने कहा, तुम होती कौन हो उस धोखेबाज को सही साबित करने वाली? इतना बोल वो वहां पड़ा सारा सामान गिरा देता है। एक पल के लिए आयत भी डर के पीछे हट जाती है। वहीं गौरव भी जल्दी जल्दी से उठ जाता है और आयत की तरफ जाने लगता है कि आयत उसे हाथ से रखने का इशारा करती है और वहां पड़ा वास उठाकर तोड़ देती है। आयत ने सख्त लहजे में कहा, अगर आप ऐसा कर सकते हो हम भी कर सकते। दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। गौरव कुछ बोल ही नहीं पा रहा। बाप और बेटी एक जैसे ही थे। राजा साहब ने बड़े गुस्से से कहा, लड़की तुम यहाँ से खुद जा रही हो या नहीं? आयत ने कहा, जब तक आप हमारी पूरी बात नहीं सुनेंगे हम नहीं जाएंगे। राजा जी ने कहा, हो कौन तुम? आयत ने कहा, हम उनकी बेटी है। ये सुन अर्जुन सूर्यवंशी की मुठिया गुस्से से कस जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि कई सारे खजर उसके सीने में घोंप दिए गए हैं। राजा साहब ने उसे नफरत से देखते हुए कहा, अच्छा तो धोखेबाज की बेटी हो, तुम भी उसी की तरह धोखेबाज ही होगी। आयत चुपचाप सब सुन रही थी। आयत की चुप्पी देख राजा साहब ने कहा, चुप हो मतलब तुम्हारी माँ गलत थी, बेवफा निकली। क्या नहीं किया था हमसे उसके लिए? अपनी माँ अपने मजहब के खिलाफ शादी की थी। अगर किसी और के साथ ही भागना था तो मेरे साथ क्यों शादी की तेरी माँ ने? आयत ने कहा, वो गलत नहीं थी, आप एक बार हमारी पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन राजा साहब ने उसका गला पकड़ते हुए कहा, बहुत मौके दे चुका तुम्हें यहाँ से जाने के, अब नहीं, अब इस गंदे खून को खत्म करके रहोगा। ये सुन आयत को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहती है, आपकी हिम्मत भी कैसे हुए हमारी अम्मी को गाली देने की? मिस्टर सूर्यवंशी, बहुत सुना था आपके बारे में लेकिन आप तो उससे बिल्कुल अलग निकले। एक घंटिया सोच रखने वाले शख्स। अर्जुन सूर्यवंशी की पकड़ आयत के गले पर और मजबूत होती जा रही थी। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी लेकिन झुक वो भी नहीं रही थी। वही दूसरी ओर असद इमरान वहां पहुंच गए थे। असद बाहर अपनी ही कार खड़ी देख समझ गया था कि आयत अंदर ही है। इमरान जो कि कार को देख उसकी तरफ जाने ही लगत है। असद ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? अंदर चलो।
इमरान ने कहा, लेकिन सर अदर कोई है? असद घोर से कार को देखता है, उसी भी अंदर 2 लोग दिख रहे थे। जाओ दरवाजा खोल दो। इमरान जैसे दरवाजा खोलता है, 2 लोग अंदर बंधे हुए थे। इमरान उन्हें खोलते हुए पूछता है, किसने तुम दोनों को बंद किया है? उनमें से एक शख्स ने कहा, इस कार में 2 लोग थे, एक लड़का था और दूसरी लड़की, वह दोनों ही हमें बंद करके गए। शुक्रिया, आपने हमें निकाल दिया। अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। इतना बोल वह दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। असद तेज कदमों से अंदर चला जाता है। वहां खड़े कोई भी पहरेदार उसे नहीं रोकता, वो उसके सामने अपना सिर झुका देते हैं। असद ने सर्द लहजे में कहा, अंकल कहाँ है? उस पहरेदार ने कहा, बैठक में है सर। असद आगे बिना सुने ऊपर चला जाता है। अर्जुन सूर्यवंशी ने कहा, लड़की तेरी लाश भी अब किसी को नहीं मिलेगी। आयत की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे लग रहा थी उसने गलती कर दी यहाँ आकर। मुझे तो कभी अब्बू का प्यार मिलेगा ही नहीं। वो उसका गला दबाते हुए उसे बालकनी के पास खड़ा कर देता है और एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, जैसी माँ वैसी बेटी। वही गौरव भागते हुए आयत का गला छुड़वा रहा था कि राजा साहब ने उसे पीछे करते हुए कहा, पति है इसका? गौरव ने घबराते हुए कहा, नहीं। राजा साहब ने कहा, तो आंशिक है इसका? गौरव ने चिल्लाते हुए कहा, सिर्फ दोस्त है मेरी, सिर्फ एक अच्छी दोस्त। आयत की सांसें अब बंद होने लग गई थी, लेकिन उसने एक बार भी रोका नहीं थी। राजा साहब ने कहा, तो बीच में मत आ, आज इस लड़की को नहीं छोड़ेगा। असद जब ऊपर जाता है तो देखता है कि गौरव राजा के होंठ आयत के गले से हटा रहा था। असद जल्दी से उनके पास जाते हुए कहता है, अंकल उसे छोड़िए। किसी की आवाज सुन राजा साहब के होंठ से आयत को धक्का लग जाता है। वो उस 3 मंजिला इमारत से नीचे गिर रही थी। असद बिना कुछ सोचे खुद भी कूद जाता है और आयत को बाहों में लेता है। अर्जुन सूर्यवंशी ने चिल्लाते हुए कहा, दोनों को बचाओ। गौरव के पैर वही जम जाते हैं। वो बस उन्हें नीचे गिरते हुए देख रहे थे। आयत की आंखें बंद थी, लेकिन उन आंखों में बस एक असद का चेहरा सामने आ रहा था। वही आयत जब नीचे गिर रही थी, उसके हाथ में जो लेटर था वह अर्जुन सूर्यवंशी के होंठ में आ जाता है। वो उसे देख पॉकेट में डालते हुए नीचे की तरफ भाग जाता है। वही आयत और असद बच गए थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन आयत की सांसें नहीं चल रही थी। असद ने आयत का चेहरे पर थपथपाते हुए कहा, बेबी उठो। आयत कुछ रिएक्शन नहीं दे रही थी। असद उसे मुंह से सांसें देता है। वही राजा साहब और गौरव भी आ गए थे। वो असद को CPR देते हुए देख रहे थे। आयत जिसे कुछ देर में होश आने लग गया था, सामने असद को देख आयत उसे हग कर लेती है और रुहासी आवाज में कहती है, मुझे लगा मैं अब तुम्हें नहीं देख पाऊंगी मिस्टर खान। असद ने भी सिर सहलाते हुए कहा, बेबी होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वो आयत को हग किए हुए था। वहीं राजा साहब ये समझ नहीं आ रहा था ये सच कैसे गए और असद का क्या रिश्ता है इस लड़की के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।